लेवी की माँ और आर्थर भी आगे बढ़े और कांपती आवाज में जास्पर से विनती करने लगे। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर लेवी बच जाए तो वे अपनी जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन डोरियन ने ठंडे भाव से सिर हिला दिया। उसके हिसाब से उन्हें छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने से उसके मास्टर की प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचेगा। उसने ठंडी आवाज में चेतावनी दी कि अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो आज उनमें से कोई भी मौत से नहीं बच पाएगा। अचानक जास्पर की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। उसने धीरे से हाथ उठाया और आर्थर के पीछे खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। आंगन के उस पार लेवी और जास्पर की नजरें मिलीं और दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में कुछ अजीब सा परिचित एहसास हुआ। अगले ही पल दोनों को एक साथ पहचान हो गई। उनके चेहरे तुरंत चमक उठे और उन्होंने उत्साह से एक दूसरे का नाम पुकारा। बिना देर किए लेवी आगे दौड़ा और जास्पर भी उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया, जैसे बहुत लंबे समय बाद मिलने वाले दो लोग हों। लेवी को जास्पर से इतने अपनापन से मिलते देख चोंग टैन के तीनों शिष्य पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। लेवी ने हंसते हुए जास्पर को अपने परिवार से मिलवाया और कहा कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उधर एल्डर यूसुफ अभी भी सदमे में खड़ा था, सोच रहा था कि लेवी इतना शक्तिशाली व्यक्ति को इतने आराम से नाम लेकर कैसे बुला सकता है। जास्पर ने भी लेवी को पास खींचा और अपने शिष्यों से परिचय करवाया। उसने गर्व से कहा कि लेवी उसका सबसे करीबी दोस्त है, उस दुनिया से जहां के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं। यह सुनते ही चोंग टैन के तीनों शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। अपने मास्टर के साथ लेवी की इतनी नजदीकी देखकर वे सोचने लगे कि कहीं लेवी पहले ही उस रहस्यमय डिवाइन रियल्म तक तो नहीं पहुंच गया। अपनी गलती की गंभीरता समझते ही तीनों शिष्य तुरंत घुटनों पर गिर गए। उन्होंने माथा जमीन से लगाकर लेवी से पहले किए गए अपमान के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन जास्पर का ध्यान जल्दी ही घायल चिकन की तरफ चला गया। उसके पतले और जख्मी शरीर को देखकर वह लगभग भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अफसोस जताया कि वह गोल्डन नीडल खो चुका है जिससे उसे ठीक किया जा सकता था। लेवी ने तुरंत उसे दिलासा दिया और कहा कि एक दिन उन्हें जरूर कोई और गोल्डन नीडल मिल जाएगी। उसने यह भी कहा कि ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि छोटे लकड़ी के डिब्बे में जो खजाना है उससे वे कुछ ऐसा ले सकते हैं जो चिकन को बचा सके। उनकी योजना सुनकर मुर्गा अंदर ही अंदर घबरा गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर ये दोनों सच में उसे बचाने पर उतर आए तो उसकी शांत मौत शायद कभी नहीं आएगी। स्थिति पर बात करने के बाद जास्पर आर्थर के पास गया और धीरे से उसके हाथों से घायल मुर्गे को ले लिया। कई घबराया हुआ लेवी के पास आया, उसके चेहरे पर डर साफ था और उसने आदर से वह छोटा डिब्बा वापस कर दिया जो पहले छीना गया था। सब कुछ तय हो जाने के बाद लेवी ने सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा कि अब आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो गई है। फिर उसने परिवार को समझाया कि वे इस खजाने वाले डिब्बे के बदले कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो चिकन की जान बचा सके। एल्डर यूसुफ और बाकी लोगों ने तुरंत इस योजना से सहमति जताई, क्योंकि उनके पास इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। जास्पर ने अपने तीनों शिष्यों की तरफ मुड़कर कहा कि वे यहीं रुककर उसके लौटने का इंतजार करें, जबकि वह लेवी के साथ जाकर यह सौदा पूरा करेगा। शिष्य उलझन में उन्हें देखते रहे और मन ही मन सोचने लगे कि इस युवा महिला में आखिर ऐसा क्या है कि उनका हमेशा गंभीर रहने वाला मास्टर उससे इतना अपनापन दिखा रहा है। मुर्गा, जो आसपास हो रही हर चीज से साफ परेशान था, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है।
जैस्पर मुर्गे के थोड़ा पास झुका और धीरे से वादा किया कि वह उसे बचाने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। उधर जैस्पर के तीनों शिष्य और भी ज्यादा उलझन में थे। उनके मास्टर ने कभी महिलाओं में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वह एक युवती को खुद अपनी बाहों में उठाकर हर जगह ले जा रहा था। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। उसी समय डोरियन को अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पास से उसे घूर रहा हो। जब उन्होंने ऊपर देखा और लेवी को शांत भाव से उन्हें देखते पाया, तो वे तुरंत हालात के बारे में दोबारा सोचने लगे। जल्दी ही उन्होंने खुद को समझा लिया कि शायद लेवी को भी उस लड़की के लिए भावनाएं हैं जो अभी उनके मास्टर की बाहों में है। उधर लेवी और जैस्पर खुशी खुशी बात कर रहे थे कि मुर्गी जल्द ही ठीक हो जाएगी और उसके अंडे पहले जितने ही स्वादिष्ट होंगे। यह सुनकर मुर्गे ने मन ही मन गालियां दी और सोचा कि शायद बचने से अच्छा मर जाना ही होता। कुछ ही देर बाद लेवी और जैस्पर ने परिवार से विदा ली और घर से निकलने की तैयारी की। तीनों शिष्य सम्मान से दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गए और अपने मास्टर को विदा करते हुए उम्मीद करने लगे कि वह जल्द लौटेगा। दोनों को दूर जाते देखने के बाद आर्थर ने एल्डर यूसेफ की तरफ मुड़कर धीरे से पूछा कि अभी जो हुआ उसके बारे में उसका क्या विचार है। उसने याद दिलाया कि कभी यंग मास्टर ने खास दवा से उसे मौत के कगार से वापस लाया था। आर्थर ने सोचा कि क्यों न उसी दवा का इस्तेमाल फिर से करके रोज़ली को बचाने की कोशिश की जाए। यह सुनते ही एल्डर यूसेफ और लेवी की मां दोनों चौंक गए। जैस्पर के एक शिष्य ने जल्दी से समझाया कि ऐसी दवाइयां जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकें बेहद दुर्लभ और कीमती होती हैं। बहुत संभव है कि वह दवा पहले ही पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी हो और एल्डर यूसेफ को यह बात अच्छी तरह याद होगी। बुजुर्ग और लेवी की मां बस चुपचाप सिर हिला सके। इसी बीच कहानी एक चहल पहल वाली सड़क पर आ जाती है, जहां लेवी और जैस्पर साथ साथ चल रहे थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बड़ी जिज्ञासा से देख रहे थे। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे और चर्चा करने लगे कि क्या वहां चल रहा आदमी सच में वही दंतकथाओं वाला जैस्पर है। कुछ लोगों ने उसके साथ चल रहे लिन परिवार के लेवी को भी पहचान लिया। उसी समय कैमिला एल्डर यूसेफ के पास आई और उससे पूछा कि मार्शल आर्ट्स का होली लैंड कहाँ है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। इतना अचानक और गंभीर सवाल सुनकर एल्डर यूसेफ वहीं खड़ा रह गया और तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। उधर जैस्पर के शिष्यों ने आत्मविश्वास से कहा कि जब लेवी उनके मास्टर के साथ जा रहा है तो अब किसी को भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन परिवार के लोग बस उलझन भरी नजरों से यह सब देखते रहे और सोचते रहे कि चोंग टैन के शिष्य अभी तक यहां से गए क्यों नहीं। तभी अचानक कई बिना किसी चेतावनी के आर्थर और मुर्गे के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके बाद तीनों शिष्यों ने सच्चे दिल से मदद की पेशकश की और कहा कि वे रोज़ली को कई रिजुविनेटिंग पिल्स देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि भले ही उनका मास्टर उम्र में बड़ा हो, लेकिन उससे शादी करना किसी अनमोल खजाने को पाने जैसा होगा। उनकी मदद से, उनका कहना था, लेडी रोज़ली भविष्य में और भी खूबसूरत और शालीन बन सकती है। इतना अजीब और बेहुदा प्रस्ताव सुनते ही लिन परिवार का हर सदस्य सदमे में जम सा गया। उनकी आंखें फैल गईं और पूरा आंगन एकदम शांत हो गया, जैसे किसी को समझ ही न आ रहा हो कि अभी क्या कहा गया है। पास में कमजोर हालत में पड़ा मुर्गा अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि ये बेशर्म लोग उसकी इतनी खुली बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। आखिरकार उसने खुद को याद दिलाया कि वह असल में एक आदमी था। उसे किसी बेबस औरत की तरह ट्रीट किया जाना उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था
और वह इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल भी स्वीकार करने वाला नहीं था। उधर उसी समय उस जगह से काफी दूर लेवी अचानक जोर से छींक पड़ा। जैस्पर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और चिंता से पूछा कि कहीं उसे सर्दी तो नहीं हो गई। लेवी ने सिर हिलाया और आराम से कहा कि छींक आने का मतलब हमेशा बीमारी नहीं होता। उसके पुराने डायरेक्टर के मुताबिक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं कोई उसके बारे में पीछे से बात कर रहा हो। सिर खुजाते हुए लेवी सोचने लगा कि आखिर वह पुराना डायरेक्टर अभी भी उसे क्यों याद करता होगा। असल में डायरेक्टर बस उन दो रहस्यमयी इमॉर्टल्स का जिक्र फिर से नहीं करना चाहता था। कुछ देर चलते रहने के बाद जैस्पर अचानक भौहें चढ़ाकर बोला कि वह तो भूल ही गया है कि उन्हें जाना कहाँ था। लेवी ने थोड़ा सोचा और कहा कि शायद जगह का नाम होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स जैसा कुछ था। यह सुनते ही जैस्पर ने अपना माथा थपथपाया और बोला कि हाँ, अब उसे याद आ गया। उसने साफ किया कि उन्हें इस लकड़ी के डिब्बे को लेकर जाना है और इसके बदले कोई कीमती चीज लेनी है। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा फिर उठाया, जैस्पर ने भौहें चढ़ाई और शिकायत की कि यह बहुत भारी लग रहा है। वह सोचने लगा कि क्या सच में उन्हें इसे पूरा रास्ता उठाकर ले जाना पड़ेगा। उधर मैनर में पड़ा मुर्गा अब भी अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उसने जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे इतनी बेवकूफी भरी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इसी समय जैस्पर के शिष्य आपस में चुपके से चर्चा करने लगे। उनका मानना था कि उन्होंने पहले ही काफी पैसा और मेहनत लगाकर अपने मास्टर के लिए एक परफेक्ट दुल्हन तैयार कर ली है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्हें एक परेशान करने वाली बात समझ आई। उनके मास्टर को शायद बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि किसी लड़की का ख्याल कैसे रखा जाता है। थोड़ा सोचने के बाद थियोन ने कहा कि अगर वे सच में अपने मास्टर की खुशी चाहते हैं तो शायद उन्हें ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और सब कुछ खुद संभालना होगा। बाकी शिष्यों ने गहरी सांस ली और मन ही मन चिंता करने लगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका मास्टर पूरी जिंदगी अकेला रह सकता है। उन्हें यह भी याद आया कि लिन परिवार पहले ही अपनी एक कीमती मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल देकर जीवन बचाने वाली दवा ले चुका है। आखिरकार जब उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है तो उन्होंने आराम करने का फैसला किया। वैसे भी उस रात रोजली की देखभाल करने की बारी थियोन की थी। मुर्गे ने आसपास मौजूद सब लोगों को तिरस्कार भरी नजर से देखा और मन ही मन उम्मीद की कि यह अजीब और थकाने वाला नाटक जल्दी खत्म हो जाए। उधर कहानी फिर लेवी और जैस्पर की तरफ लौटती है, जो अभी भी साथ यात्रा कर रहे थे। जैस्पर अब भी शिकायत कर रहा था कि उनके हाथ में जो डिब्बा है वह बहुत भारी लग रहा है। लेवी ने डिब्बा खोला और शांत स्वर में समझाया कि असली वजन डिब्बे का नहीं बल्कि उसके अंदर रखी चीज का है। फिर उसने स्क्रॉल बाहर निकाली और आराम से काली आग की लपट छोड़ी, जिसने उस मार्शल टेक्निक को पल भर में राख बना दिया। उसे नष्ट करने के बाद लेवी ने देखा कि डिब्बा तुरंत हल्का हो गया, क्योंकि अंदर रखा भारी सामान हट चुका था। जैस्पर ने उत्सुकता से सिर हिलाया और डिब्बा फिर उठाकर देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सच में अब वह काफी हल्का हो चुका था। फिर लेवी ने आराम से पूछा कि क्या जैस्पर को भूख लगी है। जैस्पर ने कहा कि उसे खास भूख नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस अजीब जगह पर आने के बाद से उसकी भूख थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है। थोड़ा सोचने के बाद जैस्पर ने कहा कि चलो बस यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें खाने या सोने की असल में जरूरत नहीं है। लेवी तुरंत मान गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों को ही होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स का सही रास्ता नहीं पता था। कोई और योजना न होने के कारण वे बस आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहे।
जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़े, लेवी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे वह नजरों से गायब हो रहा हो। जैस्पर ने हैरानी से पलक झपकाई जब लेवी अचानक उसकी आंखों के सामने से बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। उधर घर पर लेवी का परिवार बरामदे में बैठकर आराम से सूरजमुखी के बीज खा रहा था। एल्डर यूसुफ ने चिंता से आह भरी और कहा कि होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स उनके शहर से लाखों मील दूर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सफर कितना लंबा होगा। लेवी की मां ने भी चिंता जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़के तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। वह बस यही चाहती थीं कि वे कहीं जंगलों में भटकते न रह जाएं। आर्थर ने सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। उसने कहा कि अगर पहले तीनों एल्डर्स मौजूद होते तो शायद वे किसी अनुभवी व्यक्ति को उनके साथ भेज देते, लेकिन अब न तो वे उन्हें रोक सकते थे और न ही मना सकते थे। उनके घर से बहुत दूर, लाखों मील की दूरी पर, आसमान के नीचे एक विशाल मंदिर गर्व से खड़ा था। उसके दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर साफ लिखा था, सेक्रेड प्लेस ऑफ मार्शल आर्ट्स। अचानक लेवी की आकृति वहां कहीं से भी प्रकट हो गई। पलक झपकते ही वह उस पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। लेवी ने इधर उधर देखा और उलझन में सोचा कि जैस्पर आखिर कहाँ चला गया। अगले ही पल लेवी की आकृति फिर चमकी और वह अचानक वहीं वापस आ गया जहां पहले खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा और जोर से जैस्पर का नाम पुकारा। लेवी हर जगह खोजने लगा, यहां तक कि आसपास के पेड़ों के नीचे भी जाता रहा और जैस्पर को पुकारता रहा। अचानक उसका शरीर फिर चमका और वह सीधे जैस्पर के पीछे प्रकट हो गया। लेवी को देखकर जैस्पर ने राहत की सांस ली। उसने पूछा कि लेवी अचानक कहाँ गायब हो गया था, क्योंकि वह उसे हर जगह ढूंढ रहा था। तभी लेवी की नजर पास खड़े एक बड़े पक्षी पर पड़ी और उसने उत्सुकता से पूछा कि यह यहाँ क्या कर रहा है। जैस्पर ने बताया कि जंगल में उसे यह पक्षी मिला था और उसने इससे पूछा कि लेवी कहाँ गया है। पहले तो पक्षी ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन जैस्पर ने हल्की सी चपत लगाई तो वह तुरंत मान गया और लेवी को ढूंढने में रास्ता दिखाने लगा। लेवी ने उस बड़े पक्षी को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह असल में एक ल्यूनर एक्लिप्स वल्चर था। अपने मन में वह गिद्ध डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन अजीब इंसानों के पास इतनी डरावनी ताकत कहाँ से आई, क्योंकि उनका एक हल्का सा थप्पड़ भी उसे हरा देने के लिए काफी था। फिर भी गिद्ध ने मन ही मन कसम खाई कि वह इस अपमान को याद रखेगा और एक दिन बदला जरूर लेगा। उधर दोनों लड़के आराम से उसी पक्षी की पीठ पर बैठे बातें कर रहे थे। जैस्पर ने कहा कि वह पहले होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स जा चुका है और जल्द ही वे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसे अजीब लग रहा था कि अभी तक वे पहुंचे क्यों नहीं। पक्षी इतना गुस्से में था कि खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि इंसान सच में बेहद बेशर्म होते हैं। आखिर होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स तो पूर्व में डीमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट से लाखों मील दूर है। जैस्पर ने सिर खुजलाया और सोचा कि वे आखिर इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए। अचानक लेवी खड़ा हुआ और बोला कि वह जैस्पर को सीधे होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स तक ले जा सकता है। जैस्पर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। खुश होकर उसने लेवी का हाथ पकड़ लिया और लेवी ने अपनी स्पेशल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तुरंत दूसरी जगह पहुंचा दिया। विशाल पक्षी को जल्द ही डर के साथ एहसास हुआ कि टेलीपोर्ट होते समय वह भी उनके साथ खींचा चला आया है। उनके गायब होने की जगह आसमान में बस एक चमकता हुआ बिंदु रह गया था। अगले ही पल वे सेक्रेड प्लेस ऑफ मार्शल आर्ट्स के सामने प्रकट हो गए,
जिससे पास में तितलियां पकड़ रही एक छोटी बिल्ली डरकर उछल पड़ी। यह अचानक हुआ टेलीपोर्ट इतना तेज था कि विशाल पक्षी तुरंत चक्कर और मतली से परेशान हो गया। जैस्पर खुशी से हंस पड़ा और लेवी की जबरदस्त स्पेशल शक्ति की तारीफ करने लगा। उधर बेचारा पक्षी अभी भी अपना संतुलन वापस पाने और घूमते हुए सिर को संभालने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के आगे चलते रहे, उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनका अनचाहा माउंट पीछे अब भी बुरी तरह परेशान है। पक्षी मन ही मन सोच रहा था कि वह मार्शल एम्परर रियल्म की चोटी तक पहुंच चुका है, फिर भी इस सफर में उसकी जान निकल गई, जबकि ये दोनों बिल्कुल आराम से खड़े हैं। मतली से कांपते शरीर के बावजूद वह पक्षी मजबूरी में उनके पीछे चलता रहा। जैस्पर ने पीछे मुड़कर पक्षी को देखा और कहा कि यह कुछ असहज लग रहा है। लेवी ने कहा कि बेहतर है वे खुद ही सेक्रेड लैंड के अंदर चले जाएं और पक्षी को बाहर छोड़ दें। यह सुनकर पक्षी ने सोचा कि क्या उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे शक था कि वह स्पेशल शक्ति वाले लोगों से तेज भाग पाएगा। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, अचानक एक अदृश्य रक्षा गठन ने उन्हें रोक दिया। जैस्पर ने तुरंत समझ लिया कि कोई शक्तिशाली बैरियर उन्हें पवित्र स्थान के अंदर जाने से रोक रहा है। उसी समय पूरे शहर में अलार्म बजने लगे, यह घोषणा करते हुए कि होली लैंड की रक्षा प्रणाली किसी अज्ञात घुसपैठिए से सक्रिय हो गई है। फॉर्मेशन के आसपास तैनात पहरेदारों ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ असामान्य हुआ है। बिना समय गवाए वे तुरंत पवित्र क्षेत्र के शासक होली लॉर्ड को इसकी खबर देने दौड़ पड़े। होली लॉर्ड ने डिफेंसिव फॉर्मेशन के जरिए इस हलचल को शांति से महसूस किया। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपने सहायकों को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह खुद जाकर देखेगा कि कौन बिना बुलाए इस पवित्र स्थान के पास आने की हिम्मत कर रहा है। उधर लेवी उस अदृश्य बैरियर के सामने खड़ा था और जिज्ञासा से अपना हाथ उस फॉर्मेशन पर रखकर उस अजीब रक्षात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहा था जो उनका रास्ता रोक रही थी। कुछ ही पल बाद लेवी ने हाथ आगे बढ़ाया और उस अदृश्य बैरियर को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई ठोस चीज हो। पहले लेवी को लगा कि वह इसे आसानी से कुचलकर रास्ता खोल सकता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, अचानक हवा में एक गंभीर आवाज गूंज उठी और उसे रोक दिया। उस आवाज ने शांति से अपना परिचय दिया। वह मोय था, इस पवित्र मार्शल भूमि का होली लॉर्ड। उसने विनम्रता से कहा कि कृपया शहर की रक्षा करने वाली फॉर्मेशन को नुकसान न पहुंचाएं। लेवी ने धीरे से बैरियर छोड़ दिया, फिर लकड़ी का डिब्बा उठाकर समझाया कि वे होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स इसलिए आए हैं ताकि इसके बदले हेवनली ओरिजिन सेक्रेड लोटस ले सकें। उसके पास खड़े जैस्पर ने उत्साह से जोड़ा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो गंभीर खतरे में है। मोय ने ध्यान से सुना और सोचा कि चोंग टैंग सेक्ट का जैस्पर जरूर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने के लिए सेक्रेड लोटस लेने आया है। थोड़ा सोचने के बाद मोय ने पूछा कि क्या वे जो खजाना लाए हैं वह सच में इतनी दुर्लभ चीज के बदले योग्य है। उसने अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से उस डिब्बे को ध्यान से जांचा। हाल ही में उसने सुना था कि जैस्पर की दोस्ती लिन परिवार के एक युवा लेवी से हो गई है। दोनों को साथ देखकर उसे शक हुआ कि यह लड़का वही होगा। लेकिन जब मोय ने आखिरकार डिब्बा खोलकर अंदर देखा तो उसे पता चला कि वह पूरी तरह खाली है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने लेवी और जैस्पर की तरफ मुड़कर पूछा कि आखिर वे उससे किस चीज का सौदा करना चाहते हैं। लेवी और जैस्पर एक दूसरे को उलझन में देखने लगे। फिर दोनों ने चुपचाप उस खाली डिब्बे की तरफ इशारा किया, जैसे यही जवाब हो। यह देखकर मोय का चेहरा तुरंत सख्त हो गया।
उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसने पूछा कि क्या वे सच में उसके पवित्र स्थान पर आकर उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। लेवी और जास्पर उसकी प्रतिक्रिया से पूरी तरह उलझ गए। उन्होंने ईमानदारी से पूछा कि क्या डिब्बा खुद ही बदले की चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब मोय का धैर्य टूट गया। गुस्से में उसने लकड़ी का डिब्बा अपने हाथ में ही कुचल दिया और जास्पर पर आरोप लगाया कि वह उसे अपमानित कर रहा है और पवित्र मार्शल भूमि का मजाक बना रहा है। इसी बीच दो शिष्य घबराए हुए पवित्र शहर में दौड़ते हुए आए और दूसरों को बताया कि होली लॉर्ड पहले ही अनजान बाहरी लोगों से लड़ाई शुरू कर चुका है और तुरंत मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक चोगा पहने आदमी ने शांत स्वर में उन्हें समझाया कि बिना सोचे समझे आगे न बढ़े। उसने कहा कि हमलावरों की ताकत को देखते हुए जल्दी हस्तक्षेप करना उल्टा नुकसान कर सकता है। थोड़ी चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वे शांत रहें और होली लॉर्ड के आदेश का इंतजार करें। दूर से कई शिष्य घबराकर यह टकराव देखने लगे। लेवी आगे बढ़ा और मोय से लड़ने लगा, जबकि जास्पर पास ही खड़ा दिलचस्पी से यह लड़ाई देख रहा था। मोय ने ध्यान दिया कि जास्पर को लड़ाई में दखल देने का बिल्कुल इरादा नहीं है। उसे लगा कि भले ही लेवी सेंट वॉरियर स्तर तक पहुंच गया हो, उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसके होश उड़ गए जब लेवी ने अचानक एक जबरदस्त वार किया जो सीधे मोय पर लगा। मोय ने उम्मीद नहीं की थी कि उस हमले में इतनी भयानक ताकत होगी। उस वार की ताकत से उसके शरीर में झटका दौड़ गया और वह पीछे लड़खड़ाता हुआ खून की एक धार खांस बैठा। उसी पल मोय को डर के साथ एहसास हुआ कि लेवी की कल्टीवेशन शक्ति उससे भी आगे निकल चुकी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन परिवार का इतना ताकतवर युवा उसके सामने खड़ा है। अचानक मोय को अपने पिता की एक बात याद आई जो उन्होंने मरने से पहले कही थी कि केवल वही व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है जो सेंट स्तर से आगे निकल चुका हो। लेवी को ध्यान से देखते हुए मोय ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी पवित्रता देखी। वह एक शांत और मासूम भाव था जो सामान्य योद्धाओं में शायद ही मिलता है। थोड़ा सोचने के बाद मोय ने पूछा कि क्या वे हेवनली ओरिजिन सेक्रेड लोटस किसी की जान बचाने के लिए चाहते हैं। लेवी और जास्पर दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। उनकी दृढ़ता देखकर मोय ने तय किया कि वह बदले में एक शर्त रखेगा। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर लेवी सच में सेक्रेड लोटस लेना चाहता है तो उसे उसकी बेटी से शादी करनी होगी। लेवी और जास्पर दोनों उसे उलझन में देखने लगे। लेवी ने तुरंत जवाब दिया कि उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक जास्पर के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि अगर लेवी को कल्टीवेशन के लिए समय चाहिए और वह मना कर रहा है तो शायद वह खुद मोय की बेटी से शादी कर सकता है। यह बेहुदा बात सुनकर मोय गुस्से से चिल्लाया कि कोई भी जास्पर जैसे 1000 साल पुराने राक्षस से शादी नहीं करेगा। जास्पर ने मजाक में लेवी से कहा कि अगर वह मना करता है तो वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेवी मन ही मन सोचने लगा कि क्या उस चिकन को बचाना सच में इतना झंझट झेलने लायक है। उधर कहानी थोड़ी देर के लिए फिर लिन परिवार की हवेली में लौटती है। धीरे धीरे ठीक हो रहा मुर्गा अचानक जोर से छींक पड़ा। आवाज सुनते ही जास्पर के शिष्य घबरा गए। अपनी नई भविष्य की मालकिन की चिंता में वे तुरंत दौड़े आए और कई रजुविनेशन पिल्स पेश करने लगे। मुर्गा कोने में बेबस कांप रहा था और उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी। उधर दूर लेवी ने देखा कि जास्पर उसके बचाव छोड़ने के सुझाव से निराश हो गया है। उसे थोड़ा दोष महसूस हुआ, इसलिए आखिरकार उसने मन बदल लिया और मोय की बेटी से शादी करने के लिए मान गया, हालांकि उसका चेहरा बेहद अनिच्छुक लग रहा था।
लेवी का ऐसा दुखी चेहरा देखकर मोय गुस्से से कांप उठा। फिर मोय ने खुद को शांत किया और उन्हें पवित्र निवास के अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि लेवी के उसकी बेटी से शादी करने के बाद वे हेवनली ओरिजिन सेक्रेड लोटस दे देंगे। पास ही विशाल पक्षी जमीन पर चुपचाप पड़ा था और सोच रहा था कि क्या उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए। उधर पवित्र भूमि के अंदर ग्रेट प्रोटेक्टर एक शांत बगीचे में आराम से टहल रहा था। एक सेवक घबराकर उसके पास दौड़ा और पूछा कि क्या सच में होली मेडन की शादी किसी अज्ञात बाहरी बर्बर से होने वाली है। यह सुनकर ग्रेट प्रोटेक्टर चौंक गया कि होली लॉर्ड अपनी बेटी की शादी लेवी से करना चाहता है, उसी बाहरी व्यक्ति से जो अभी अभी लिन परिवार से आकर उनकी पवित्र भूमि में घुसा था। उधर लेवी बगीचों में घूमते हुए हर तरफ खिले खूबसूरत फूलों को देख रहा था। विशाल पक्षी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था और अभी भी सोच रहा था कि भागना चाहिए या नहीं। तभी एक सुंदर युवा लड़की उनके सामने आ गई। उसने विनम्रता से अपना परिचय अलूना के रूप में दिया, जो इस पवित्र मार्शियल भूमि की होली मेडन थी, और बताया कि उसके पिता ने उसे उनका स्वागत करने भेजा है। यह समझते ही कि वह मोय की बेटी है, लेवी ने शिष्टता से उसका अभिवादन किया। लेकिन जास्पर ने तुरंत उत्साह से उसकी सुंदरता की तारीफ कर दी। अलूना ने शांत स्वर में बताया कि शादी का समारोह 3 दिन बाद पवित्र मार्शियल मैदान में होगा। उसके बाद वह अपने पिता के आदेश के अनुसार उन्हें हेवनली ओरिजिन सेक्रेड लोटस दे देगी। यह खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई और लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गई। अगली सुबह एक और चिंताजनक खबर आई। शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स और हजारों दानवी जीव चौंग टैंग सेक्ट के पर्वत द्वार को घेर चुके थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर हालात और बिगड़ गए तो सेक्ट को अपनी स्थापना के बाद से सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह खबर सुनकर डोरियन ने होली लैंड ऑफ मार्शियल आर्ट्स जाने का फैसला किया ताकि वह अपने मास्टर को ढूंढ सके और देख सके कि उसकी मौजूदगी में वे डीमन बीस्ट्स कैसे प्रतिक्रिया देंगे। 3 दिन जल्दी ही गुजर गए और आखिरकार वह पल आ गया, लेवी और होली मेडन अलूना की शादी का समारोह। समारोह संचालक गर्व से भीड़ के सामने खड़ा हुआ और जोर से दूल्हा दुल्हन को प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। लेवी और अलूना धीरे धीरे विशाल हॉल से होते हुए उस वेदी की तरफ बढ़े जहां शादी की रस्म होने वाली थी। पास खड़े ग्रेट प्रोटेक्टर ने एक डरावनी आभा छोड़ी जिससे हवा भारी लगने लगी। मोय मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसे यह तो पता नहीं चल गया कि वह सिर्फ सेंट स्तर का नाटक कर रहा है। घबराए हुए मोय ने मन ही मन प्रार्थना की कि लेडी अलूना किसी तरह उसकी रक्षा कर लें, और उसने खुद से वादा किया कि असली होली लॉर्ड के आने के बाद वह यह दिखावा बंद कर देगा। जैसे ही पुजारी समारोह शुरू करने वाला था, लेवी ने अचानक उसे रोक दिया और कहा कि सब लोग एक पल रुकें। लेवी ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई, लेकिन जास्पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने धीरे से लेवी को बताया कि जास्पर को अचानक वापस बुला लिया गया है, क्योंकि चौंग टैंग सेक्ट के पास डीमन बीस्ट्स का एक विशाल झुंड जमा हो गया है। लेवी के चेहरे पर अचानक गहरी उदासी की छाया फैल गई। उसके आसपास का खुशहाल माहौल जैसे फीका पड़ गया और उसकी आंखों में भारी भावना उतर आई, जैसे अचानक उसके मन में कोई परेशान करने वाली बात आ गई हो। लेवी ने धीरे से समझाया कि जास्पर उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं है, वह उसका सबसे करीबी दोस्त है, लगभग भाई जैसा। बहुत पहले उसने उससे वादा किया था कि जब भी खतरा आएगा वह उसकी रक्षा करेगा। उसने माना कि उसे डर है कहीं जास्पर उन डीमोनिक बीस्ट से लड़ते हुए मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए जाकर उसकी मदद करेगा और फिर तुरंत वापस आ जाएगा। इतना कहते ही लेवी का शरीर बिजली की चमक की तरह झिलमिलाया।
पलक झपकते ही वह कमरे से गायब हो गया, बस पीछे हल्की सी ऊर्जा की लहर रह गई। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से जड़ हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बातें अचानक इतनी अजीब दिशा में चली जाएंगी। आखिर शादी की रस्म अभी अभी शुरू ही हुई थी। लेवी ने बस यूं ही कह दिया कि वह दोस्त की मदद करके लौट आएगा, लेकिन ऐसे समय पर जाना मेहमानों को बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। अलोना गुस्से से कांप उठी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था क्योंकि उसके दिल में क्रोध भर चुका था। वह मन ही मन लेवी को कोसने लगी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैस्पर, जो सेंट रियर्न के शिखर पर पहुंच चुका है, कुछ डीमोनिक बीस्ट्स से निपटने के लिए मदद मांग सकता है। कड़वे व्यंग्य के साथ उसने बुदबुदाकर कहा कि लेवी की अपनी प्राथमिकताएं साफ हैं। उनकी शादी शुरू होने वाली है, फिर भी उसे अपने दोस्त की चिंता है, जबकि वह खुद हमेशा अपने भाई पर भरोसा करती रही और धैर्य से उस दिन का इंतजार करती रही जब उसकी शादी होगी। उधर उसी समय जैस्पर चुनन सेक्ट के विशाल द्वार पर पहुंच गया। उसके आते ही कई पीक रियर्न डीमोनिक बीस्ट किंग्स डरावनी गति से उसकी ओर झपट पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, जैस्पर के शरीर के चारों ओर चमकती सुरक्षा रोशनी बन गई। डीमोनिक बीस्ट्स उससे टकराए और तुरंत घायल होकर पीछे उछल गए। पकड़ी गई बड़ी चिड़िया साफ नाराज दिख रही थी। पहले तो इस आदमी ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ पकड़ लिया और अब उसे राक्षसों से लड़ाई में भी घसीट रहा था। दूर से देख रहे डोरियन ने अपने मास्टर की जोर से तारीफ की। सिर्फ प्रिमोर्डियल ऊर्जा के गोले से बचाव करते हुए जैस्पर ने कई ताकतवर डीमोनिक बीस्ट्स को घायल कर दिया था। यह असली मास्टर की ताकत का सबूत था। तभी एक विशाल पक्षी धीरे धीरे आगे बढ़ा और आसपास घिरे डरे हुए डीमोनिक बीस्ट्स के करीब पहुंच गया। उसने सख्त आवाज में चेतावनी दी कि अगर वे अपनी आजादी की कदर करते हैं तो तुरंत चले जाएं, नहीं तो वे भी उसकी तरह पकड़ लिए जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने पीछे मुड़कर दूसरों को देखा। भारी दिल से उसने अपने साथियों को अलविदा कहा और मुड़ गई। अचानक लेवी हवा से निकलते हुए जैस्पर के पास प्रकट हो गया। उसने तुरंत पूछा कि जैस्पर को कहीं चोट तो नहीं लगी। जैस्पर ने हैरानी से पूछा कि आज तो उसकी शादी थी, फिर वह यहाँ क्यों आ गया। लेवी ने कहा कि वह चिंता से खुद को रोक नहीं पाया। उसे डर था कि जैस्पर डीमोनिक बीस्ट से लड़ते हुए घायल न हो जाए, इसलिए उसने सबको बताकर तुरंत यहाँ आकर मदद करने का फैसला किया। जैस्पर ने शांत स्वर में कहा कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। एक सेक्ट लीडर होने के नाते उसने याद दिलाया कि वादा निभाना जरूरी होता है, खासकर इतने महत्वपूर्ण दिन पर। लेवी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया। फिर बिना कुछ कहे वह जैस्पर के साथ वहां से लौट गया। गायब होने से पहले जैस्पर ने पकड़ी हुई चिड़िया को अपने शिष्य के हवाले कर दिया। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली हुई और वह भी गायब हो गया। डोरियन को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अपने सामने खड़े उस ताकतवर पक्षी को देखकर उसे शक हुआ कि क्या वह सच में उससे निपट पाएगा। उधर शादी के समारोह में सभी मेहमान इकट्ठा हो चुके थे। लेवी ने शांत स्वर में सबको भरोसा दिलाया कि जैस्पर अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए समारोह जारी रखा जा सकता है। यह सुनकर समारोह संचालक आगे आया और गंभीर आवाज में घोषणा की कि अब शादी की रस्म आधिकारिक रूप से शुरू होगी। वह पारंपरिक भाषण देने लगा, लेकिन लेवी वहां खड़ा ध्यान भटका हुआ सा लग रहा था, जैसे उसका मन कहीं और भटक रहा हो। सुनते सुनते लेवी ने कुछ अजीब देखा। अलोना का चेहरा खुश नहीं था, बल्कि ठंडा, तनाव भरा और अजीब लग रहा था। समारोह संचालक बोलता रहा कि किस्मत और धरती की इच्छा ने उन्हें मिलाया है ताकि वे पति पत्नी बन सकें।
लेवी के पीछे खड़ा जास्पर उसे चुपचाप हौसला देने वाली नजर से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि शांत रहो और रस्म पूरी करो। उसी समय जास्पर को अचानक टीवी पर सुनी शादी की परंपराओं की बात याद आई, जहां नए जोड़े को उपहार दिया जाता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कोई उपहार लाया ही नहीं। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने सोचा कि उसे लेवी के लिए कुछ अच्छा लाना चाहिए। कुछ देर बाद समारोह संचालक ने अगला चरण घोषित किया। अब नवविवाहित जोड़े को आकाश और धरती को प्रणाम करना था। लेवी झुकने ही वाला था कि अचानक उसके मन में अजीब सा एहसास आया। उसे लगा कुछ कमी है, लेकिन समझ नहीं आया क्या। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि जास्पर वहां से गायब है। लेवी ने तुरंत पूछा, जास्पर कहाँ गया? किसी ने बताया कि वह दूल्हे के लिए उपहार लाने पास के पहाड़ों की तरफ गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उस पवित्र पर्वत के पार कई खतरनाक डीमोनिक बीस्ट्स रहते हैं और बिना तैयारी वहां जाना जानलेवा हो सकता है। यह सुनकर लेवी ने सबको थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और तुरंत जास्पर को ढूंढने निकल पड़ा। उसे फिर जाते देख अलोना के शरीर से ठंडी हत्या की आभा निकलने लगी। लेवी के लिए उसके दिल में निराशा और गुस्सा भर गया। उधर जंगल के अंदर अजीब घटनाएं हो रही थीं। डीमोनिक टाइगर्स जोर जोर से दहाड़ रहे थे और आसपास के रिश्तेदारों को चेतावनी दे रहे थे। दो बेहद क्रूर डीमोनिक बीस्ट्स छोटे जानवरों को यातना दे रहे थे, जैसे उनके दर्द से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी डरावनी आभा महसूस कर छोटे जानवर डर से विनती करने लगे और वादा किया कि वे फिर कभी इस पहाड़ पर नहीं आएंगे। तभी एक टाइगर ने सिर उठाकर कहा कि कोई बेहद ताकतवर व्यक्ति आ रहा है, जिसकी ताकत उनके बॉस जैसी लग रही है। यह सुनते ही टाइगर्स ने तय किया कि तुरंत भाग जाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। उसी समय जास्पर पास ही घूम रहा था और सोच रहा था कि लेवी के लिए शादी का कौन सा उपहार लाया जाए। जितना सोचता उतना परेशान होता जा रहा था। हताश होकर उसने शिकायत की कि उसके पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। उसे लगा जैसे वह गरीब और बेकार इंसान हो, और उसे डर हुआ कि लेवी निराश न हो जाए। तभी उसकी नजर सामने खड़े दो डीमोनिक बीस्ट्स पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे वे अजीब तरह से प्यारे लगे। अचानक उसके दिमाग में विचार आया, ये दोनों लेवी के लिए एक अनोखा और यादगार शादी का उपहार बन सकते हैं। डीमोनिक बीस्ट्स ने भी सोचा कि वे खुशकिस्मत हैं, कम से कम उन्हें मारा नहीं जा रहा। जास्पर को याद आया कि इंसानों की दुनिया में शादी में उपहार लाना आम बात है, इसलिए उसे यह विचार बिल्कुल ठीक लगा। तभी लेवी अचानक जंगल में प्रकट हुआ। उसने तुरंत पूछा कि जास्पर को कहीं चोट तो नहीं लगी। जास्पर हंस पड़ा और बोला कि वह अपनी ही शादी से फिर क्यों भाग आया। लेवी ने कहा कि उसने पहले ही सबको पहाड़ के खतरे के बारे में बताया था। जास्पर अकेले यहाँ आया था, इसलिए उसे चिंता हुई और वह देखने चला आया। थोड़ी बात के बाद दोनों दोस्तों ने तय किया कि अब उन्हें वापस जाकर समारोह पूरा करना चाहिए। पकड़े गए दो डीमोनिक बीस्ट्स ने समझ लिया कि विरोध करना बेकार है। जास्पर जैसे होली वॉरियर रियम विशेषज्ञ से लड़ना उनके लिए विनाश ही लाएगा। शादी पर वापस उपहार दर्ज करने वाले ने ध्यान से जास्पर का उपहार लिखा। रिकॉर्ड में लिखा गया कि उसने नवदंपति को फाइटिंग एम्परर स्तर के करीब पहुंचे दो सफेद बाघ भेंट किए हैं। फिर दूसरी रस्म शुरू हुई जिसे अटैचमेंट टू बोन एंड फ्लैश कहा जाता है, जो माता पिता, स्वर्ग और परिवार के बड़ों के सम्मान का प्रतीक है। एक तरफ खड़ा जास्पर बार बार लेवी को छोटे छोटे इशारों से हौसला दे रहा था कि वह रस्म ठीक से पूरी करे। मोय को साफ राहत और खुशी महसूस हो रही थी कि लेवी इस बार वापस आ गया और फिर गायब नहीं हुआ।
लेकिन अलूना का चेहरा अभी भी सख्त था। जब समारोह संचालक ने फिर झुकने को कहा तो उसका चेहरा पहले से भी ठंडा लग रहा था। लेवी कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फिर कुछ अजीब देखा। जास्पर फिर से गायब हो चुका था। लेवी ने तुरंत पूछा, जास्पर इस बार कहाँ गया? किसी ने बताया कि उसके सेट से जरूरी संदेश आया था और उसने टैलिस्मान से टेलीपोर्ट होकर वापस चला गया। यह सुनकर अलूना का चेहरा और गहरा हो गया। लेवी ने शांत स्वर में कहा कि वह बस थोड़ी देर जास्पर को देखकर आएगा और सबको फिर इंतजार करने को कहा। अब अलूना का धैर्य टूट गया। गुस्से को और रोक न पाकर वह आगे बढ़ी और लेवी की छाती पकड़ ली। उसे ऐसे देखते हुए जैसे उसकी समझ पर सवाल कर रही हो, उसने लेवी को जोर से धक्का दे दिया, जैसे अब उसके व्यवहार को और सहन करना उसके लिए नामुमकिन हो गया हो। उसने उसे इतनी जबरदस्त ताकत से धक्का दिया कि लेवी सीधा ऊपर उछल गया और बिल्डिंग की छत तोड़ते हुए निकल गया। टाइलें टूटकर चारों तरफ बिखर गईं और उसका शरीर हॉल से बाहर खुले आसमान में जा गिरा। कुछ ही पलों बाद वह जोरदार धड़ाम के साथ सिर के बल जमीन पर आ गिरा। लेकिन लेवी तुरंत ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे जरा भी चोट नहीं आई थी और उठते ही उसने बेचैनी से इधर-उधर नजर दौड़ाई, जास्पर को ढूंढते हुए। पास ही सेक्रेड मार्शल आर्ट्स के दो सदस्य एक दूसरे के करीब झुककर हैरानी में फुसफुसाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर किस तरह का अजीब इंसान है और इसके साथ हर जगह इतना हंगामा क्यों हो जाता है। उधर समारोह से काफी दूर जास्पर को किसी जरूरी संदेश भेजने वाले ने तुरंत चोंग टैंग सेक्ट वापस बुला लिया था। जास्पर के आते ही एक बुजुर्ग आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उसने फौरन बताया कि सेक्ट को अभी अभी बेहद अहम खबर मिली है। यह बुजुर्ग यूसेन था, चोंग टैंग सेक्ट का सम्मानित हेड एल्डर। यूसेन ने बताया कि होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स को किसी तरह लिन फैमिली का प्राचीन स्क्रॉल मिल गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ताकतवर लिन फैमिली के साथ चुपके से शादी का गठबंधन भी तय कर लिया है। बूढ़े एल्डर ने गहरी चिंता के साथ कहा कि अगर होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स ने सच में लिन फैमिली के वॉरियर्स से हाथ मिला लिया तो उनकी संयुक्त ताकत तीन बड़ी मार्शल फोर्सेस के बीच का संतुलन बिगाड़ सकती है। उसने चेतावनी दी कि उनकी सेक्ट बाकी सबके निशाने पर आकर अकेली पड़ सकती है। इसी खतरनाक संभावना की वजह से इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आखिर में पेट्रियार्क को कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। तभी अचानक लेवी बिना किसी चेतावनी के उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी और उसने पूछा कि क्या हुआ है। जास्पर ने शांत स्वर में कहा कि सब ठीक है, हालांकि उसने टूटी हुई शादी का जिक्र हल्के से कर दिया। लेवी ने तुरंत पूछा कि जास्पर को किसने बुलाया था और यह कब हुआ। यूसेन लेवी के यूं अचानक सामने आ जाने से सन्न रह गया और उससे भी ज्यादा इस बात से कि वह सीधे अपने सेक्ट मास्टर से इतनी आम तरह से बात कर रहा था। कुछ देर गौर से देखने के बाद यूसेन ने अचानक उस जवान आदमी को पहचान लिया। तभी उसे समझ आया कि यह तो ताकतवर लिन फैमिली का लेवी है। जब उसे एहसास हुआ कि लेवी ने शादी के गठबंधन और समारोह वाली सारी बात सुन ली है तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके अंदर अचानक घबराहट भर गई। लेवी ने गहरी सांस छोड़ी और जास्पर से माना कि मामला बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है। उसने कहा कि इस रफ्तार से तो शायद वह जिंदगी में फिर कभी शादी ही नहीं कर पाएगा। हैरान जास्पर ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन लेवी ने तुरंत समझाने के बजाय उसे सीधे होली मार्शल आर्ट्स ग्राउंड्स के मुख्य द्वार तक साथ ले गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेट के दोनों तरफ दो बड़े बड़े बैनर साफ लटके हुए थे।
उन पर मोटे अक्षरों में लिखा था कि लेवी को अब कभी वहां दिखाई नहीं देना चाहिए। यह अपमानजनक संदेश देखते ही जैस्पर तुरंत उसका मतलब समझ गया। साफ था कि लेवी की दुल्हन अब उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। जैस्पर का चेहरा सदमे से तुरंत पीला पड़ गया। माहौल की अजीब चुप्पी तोड़ने के लिए उसने जल्दी से लेवी को उनकी पहले वाली चिकन बचाने की बात याद दिलाई। फिर लेवी आगे बढ़ा और बंद गेट पर दस्तक दी। उसने जोर से पूछा कि अंदर कोई है या नहीं, और यहाँ तक कह दिया कि अगर शादी की रस्म जारी रखने देंगे तो वह सेक्रेड लोटस भी दे देगा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा बस हल्का सा खुला। अंदर से किसी ने बिना एक शब्द बोले लोटस का फूल बाहर सड़क पर फेंक दिया और तुरंत धड़ाम से दरवाजा फिर बंद कर दिया। गेट के पीछे से अलूना की गुस्से भरी आवाज तेजी से गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कहा कि लोटस उठाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ, साफ कर दिया कि अब उनका वहाँ कोई स्वागत नहीं है। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि दरवाजा फिर खुला और दो बड़े सफेद बाघ भी अचानक बाहर फेंक दिए गए। जैस्पर तुरंत आगे बढ़ा और जमीन पर गिरने से पहले उन्हें पकड़ लिया। बेचारे जानवर साफ तौर पर घायल थे और दर्द से कांप रहे थे। फिर भी उनके अंदर एक शांत सी राहत थी कि कम से कम उन्हें मारा तो नहीं गया। उधर चोंग टोम सेक्ट के अंदर कई डिसाइपल्स अपनी बची खुची ताकत झोंककर एक ऐसे रूस्टर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे जो गिरने ही वाला लग रहा था। जब जैस्पर आखिर लौट कर आया तो उसने राहत भरी खुशी में जोर से कहा कि वे लोग बिल्कुल सही वक्त पर वापस आ गए हैं। चोंग टोम सेक्ट के तीनों डिसाइपल्स ने जैस्पर को देखा और खुशी से फूट फूट कर रो पड़े। उनके चेहरों पर इतनी राहत थी जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उनका मास्टर सुरक्षित लौट आया है। खुद रूस्टर पूरी तरह निढाल दिख रहा था। डार्क एनर्जी ने उसे इतना थका दिया था कि वह लगभग अपना होश खोने की हालत में लग रहा था। जैस्पर ने सच्ची चिंता के साथ नीचे उस पक्षी को देखा और गंभीर आवाज में पूछा कि क्या अब वह फिर से अंडे देने लायक हो गया है। लग रहा था लेवी भी यही सोच रहा था। तभी चोंग टोंग सेक्ट के डिसाइपल्स गुस्से में लेवी पर बरस पड़े और उसे बेहुदा और बेशर्म तरीके से बात करने का इल्जाम देने लगे। लेवी सच में उलझ गया और बोला कि वे उस पर चिल्ला क्यों रहे हैं, जब उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे नाश्ते में अंडे चाहिए। डिसाइपल्स ने गर्व से अपने मास्टर का बचाव किया और कहा कि उन्होंने कभी इतनी घटिया बात नहीं कही। उनकी नजरों में उनका मास्टर हमेशा गरिमामय और शिष्ट रहता है। बाहर का सारा शोर सुनकर लिन फैमिली के 3 सदस्य चुपचाप दरवाजे से झांकने लगे ताकि देख सकें कि इतना हंगामा किस बात का है। उन्होंने पक्का कर लिया कि रोज़ली सुरक्षित और स्वस्थ है। शुक्रगुजार होकर उन्होंने जैस्पर और यंग मास्टर का धन्यवाद किया कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। लेवी और जैस्पर ने बिल्कुल कैजुअली बताया कि वे लोग असल में यहाँ चिकन को बचाने आए थे। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग अविश्वास में जम गए, जैसे उन्होंने शायद गलत सुन लिया हो। आर्थर इस बेहुदा हालत पर तुरंत गुस्से से भर गया। उसने रोज़ली के 2 पति होने की बात का सख्त विरोध किया और कहा कि वह अभी ऐसी बेवकूफ़ी के लिए बहुत छोटी है। जो रूस्टर पहले से ही चिढ़ा हुआ और थका था, वह इतना गुस्सा हो गया कि लगभग पागल होने लगा। मन ही मन वह चाहता था कि दुनिया ही उसके पीछे खड़े इन मूर्खों को निगल जाए। उधर लिन फैमिली के तीनों सदस्य आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। सबसे ज्यादा उनकी नजर इस बात पर गई कि लेवी अभी भी शादी वाले कपड़े पहने हुए था। उन्होंने सोचा कि लेवी बिना किसी गंभीर वजह के ऐसे औपचारिक शादी के वस्त्र कभी नहीं पहनता। फिर लेवी ने होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स में पहले जो कुछ हुआ था सब बता दिया।
जैसे ही उसने कहा कि उसकी शादी होली मेडन से तय की गई थी, लिन फैमिली के लोग पूरी तरह दंग रह गए। लेवी की मां तुरंत आगे बढ़ी और अपने बेटे का बचाव करने लगी। उसने बाकी लोगों को चेतावनी दी कि होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स को नाराज न करें, खासकर तब जब उन्होंने वही हेवनली लोटस दिया था जिसने रोजली की जान बचाई। उधर डोरियन अचानक बेबस होकर रोने लगा। यह देखकर थियोन ने आह भरी और कहा कि अगर उनका मास्टर अब सच में रोजली से शादी करने वाला है तो इस योजना की जिम्मेदारी उन पर ही आएगी। थकावट भरी बेहोशी जैसी हालत से धीरे धीरे उठते ही रूस्टर ने अचानक पास में कुछ अजीब होता देखा। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि लेवी उसे बहुत ध्यान से घूर रहा है, साफ तौर पर उसके अंडे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ जैस्पर भी चुपचाप उसे देख रहा था। इस तरह घूरे जाने से चिढ़कर रूस्टर बड़बड़ाया कि वह कोई अंडे नहीं दे रहा। लेवी ने कंधे उचकाए और आराम से रूस्टर को याद दिलाया कि अगर वह पूरी तरह अंडे देना बंद कर दे तो शायद उनके पास उसे सूप बनाकर पकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक पल के लिए रूस्टर को अजीब तरह से लगा कि सूप बन जाना शायद पूरी जिंदगी किसी का गुलाम बनकर जीने से बेहतर होगा। लेकिन जैस्पर तुरंत समझ गया कि लेवी क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसने उसे फौरन रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें चिकन को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में वह उनका वही दोस्त है जो इस अजीब दुनिया में आकर अलग रूप ले चुका है। जैस्पर ने आगे समझाया कि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे अपने असली संसार में वापस नहीं लौट जाते। तभी यह बदली हुई हैन फिर से अंडे दे पाएगी। और यह सुनकर रूस्टर समझ नहीं पाया कि हंसे या रोए। पास में पकड़े गए दो स्पिरिट बीस्ट्स एक दूसरे से घबराकर फुसफुसा रहे थे, जबकि वे उन्हें जकड़े हुए कसाब से छूटने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने पास में लोगों को चाकू तेज करते देखा तो डरे हुए जीव धीरे धीरे एक दूसरे को दिलासा देने लगे, उम्मीद करते हुए कि अगर वे शांत रहें तो शायद बच जाएं। उनकी आंखें सदमे से फैल गईं जब रूस्टर ने अचानक बीस्ट्स की भाषा में उनसे बात की, यह साबित करते हुए कि वह भी एक डीमोनिक क्रीचर है जो उन्हें समझ सकता है। रूस्टर ने शांति से उनसे कहा कि घबराओ मत, क्योंकि उनके आसपास के इंसान असल में उन्हें मारने का इरादा नहीं रखते। उनकी बेबस मदद की गुहार सुनने के बाद भी रूस्टर बस पंख समेटे वहीं खड़ा रहा, उलझन में कि आखिर करे तो क्या करे। स्पिरिट बीस्ट्स डर से कांप उठे जब उन्होंने ऊपर देखा और उन दो आदमियों को अपने ऊपर मंडराते पाया जिनके हाथों में तेज हथियार थे। अंदर ही अंदर रूस्टर उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वह सच जानता था। इन दो डरावने इंसानों के मुकाबले वह खुद को कमजोर और सच कहें तो काफी डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेवी ने आराम से अपना चमकता हुआ चाकू उठाया और जैस्पर को दिखाते हुए संतोष से कहा कि इसकी धार कितनी तेज लग रही है। दोनों डरे हुए स्पिरिट बीस्ट्स तुरंत जोर जोर से चीखने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेवी ने सोचते हुए कहा कि टाइगर का मांस सच में काफी स्वादिष्ट होता है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी मुलायम टाइगर स्किन से आरामदायक ग्लोव्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ही लेवी आगे कुछ करने लगा, अचानक एक हाथ बढ़ा और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। उन्हें रोकने के लिए डीमोनिक रूस्टर आगे आ गया था। फिर भी वह घबराहट में झिझक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह पहले से कमजोर है और ये दो बेरहम आदमी उसे कभी भी मार सकते हैं। रूस्टर चुपचाप सोच रहा था कि क्या वह सच में इन पर भरोसा कर सकता है। साथ ही उसे डर था कि अगर उसने उन्हें जरा सा भी नाराज किया तो शायद वे उसे भी मार डालें। जैस्पर कुछ देर तक चुपचाप रूस्टर को देखता रहा, सोचता हुआ कि ये अजीब पक्षी आखिर कहना क्या चाहता है। जिस तरह वह बार बार उनकी तरफ और उन टाइगर्स की तरफ देख रहा था, उससे साफ था कि उसके मन में कुछ चल रहा है।
अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आखिर रूस्टर ने बात की। घबराई हुई आवाज में उसने जास्पर से उन दो सफेद टाइगर्स को छोड़ देने की विनती की और पूछा कि क्या उन्हें मारने के बजाय उसे दे दिया जा सकता है। लेवी ने नोटिस किया कि रूस्टर उन छोटे सफेद टाइगर कब्स को बार बार बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। यह समझते ही कि पक्षी को सच में वे पसंद हैं, वह हल्का सा हंस पड़ा और रूस्टर ने भी राहत की लंबी सांस छोड़ी। फिर लेवी ने बड़े कैजुअली कहा कि सबको जल्द ही साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। यह सुनते ही रूस्टर डर के मारे लगभग गिर ही पड़ा, क्योंकि उसे लगा लेवी अभी तुरंत टाइगर्स को पकाने वाला है। घबराकर रूस्टर ने तुरंत फिर से विनती की। उसने समझाया कि वह टाइगर्स को पेट्स की तरह रखना चाहता है, जैसे इंसानी लड़कियां अक्सर अपने साथ के लिए छोटे प्यारे जानवर पालती हैं। लेवी और जास्पर दोनों हैरानी से रूस्टर को देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक पक्षी के मुंह से इतनी अजीब लेकिन सोच समझ वाली बात निकलेगी। जास्पर ने सोचते हुए सिर हिलाया और कहा कि सच में बहुत सी लड़कियों को छोटे पेट्स रखना पसंद होता है। अगर ऐसा है तो शायद वे दोनों टाइगर कब्स रूस्टर को दे सकते हैं और उसे ही उनकी देखभाल करने दे सकते हैं। लेवी ने मुस्कुराते हुए तुरंत हामी भर दी। यह सुनते ही डरे हुए दोनों स्पिरिट बीस्ट्स इतने शुक्रगुजार हो गए कि जान बख्श दी गई और उन्होंने तुरंत रूस्टर को अपना नया मास्टर मान लिया। रूस्टर चुपचाप खड़ा रहा और अब तक हुई सारी बातों के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसके मन में आया कि शायद ये इंसान सच में उसे अपना दोस्त मानते हैं, हालांकि वह अब भी उस शब्द का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि कैसे ये लोग उसके इलाज की तलाश में भी मदद कर चुके हैं और पहले उसकी जान भी बचा चुके हैं। अब ऊपर से उन्होंने उसे साथ देने के लिए दो ताकतवर टाइगर्स भी दे दिए। शायद ये लोग आखिर सच में उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। अजीब सी खुशी महसूस करते हुए रूस्टर हल्का सा मुस्कुराया और दोनों टाइगर कब्स को अपने सीने से और करीब खींच लिया। कुछ देर बाद चोंग टैंग सेक्ट के 3 डिसाइपल्स धीरे धीरे रूस्टर के पास आए। उनके हाथों में कई गिफ्ट्स थे, लेकिन वे सम्मान बनाए रखते हुए कुछ दूरी पर ही खड़े रहे। उनकी इस सावधानी भरी हरकत पर रूस्टर थोड़ा उलझ गया। तब डिसाइपल्स ने समझाया कि उसकी रक्षा कर रहे ये दोनों टाइगर्स बेहद ताकतवर डीमोनिक बीस्ट्स हैं, जो पहले ही वॉरियर मोनार्क के स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन रूस्टर ने शांत स्वर में उन्हें भरोसा दिलाया कि टाइगर्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके मुताबिक वे पूरी तरह हार्मलेस हैं और किसी पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। डिसाइपल्स ने एक दूसरे की तरफ अनिश्चित नजरों से देखा और अंदाजा लगाया कि शायद इन जानवरों को किसी तरह उनके मालिक ने काबू में रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़े सम्मान से रूस्टर को एक छोटा कंटेनर दिया, जिसमें कॉन्डेंस्ड अरोमा ऑफ नॉलेज नाम की चीज थी। उन्होंने ध्यान से समझाया कि यह दुर्लभ चीज किसी के रूप को 1000 साल तक निखार सकती है और पूरे शरीर से अच्छी खुशबू निकलने लगती है। इसी खास सुगंध की वजह से बहुत सी औरतें इसे बहुत कीमती मानती हैं। रूस्टर ने ठंडी सी आवाज में कहा कि ऐसी चीज उस पर कभी काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह खुशबू तुरंत उसकी एनर्जी से जुड़ गई और एक चौंकाने वाली कंपैटिबिलिटी सामने आ गई।